गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल वाटर की। सॉइल वाटर जो है सॉइल के अंदर कौन सा किस प्रकार से वाटर पाया जाता है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं सॉइल वाटर की। ऑल द वाटर अवेलेबल इन सॉइल इज कॉल्ड सॉइल वाटर। सॉइल के अंदर टोटल जो अमाउंट ऑफ वाटर होती है उसको हम बोलते हैं सॉइल वाटर। सॉइल वाटर जो होता है सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, इसलिए उसमें बहुत सारे मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स डिजोल्व रहते हैं। और यह सॉइल की टेक्सचर को पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और सॉइल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको भी सपोर्ट करता है। अब टाइप ऑफ सॉइल वाटर, सॉइल के अंदर किन कौन से प्रकार का पानी पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम रन, जैसे रेन वाटर ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ दी वाटर है, और रेन के द्वारा जो वाटर होता है उसमें कुछ वाटर रन अवे हो जाता है और रन अवे वाटर कोई काम नहीं आता। इसके अलावा जो वाटर की फॉर्म होती हैं वो है ग्रेविटेशनल वाटर, यानी यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो ये सॉइल पार्टिकल्स हैं जिन्हें सॉइल माइसीली भी कहते हैं। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, और ये वो पानी है, वो वाटर है जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, यानी सॉइल की डीप लेयर्स में वाटर टेबल में चला जाता है और प्लांट के लिए कोई काम नहीं आता। सेकंड है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो वाटर होता है जो सॉइल पार्टिकल्स के साथ, यानी उसकी सॉइल की पार्टिकल्स की चारों तरफ लेयर की फॉर्म में, यानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है ये सॉइल माइसीली इसके बाहर लेयर के रूप में अपने आप को अरेंज कर लेता है, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण से वो वाटर को अट्रैक्ट किए रखते हैं, और सॉइल माइसीली की लेयर के साथ वो अट्रैक्शन के फलस्वरूप उसके चारों तरफ पाया जाता है और टाइटली हेल्ड होता है। ऐसा वाटर जो प्लांट के लिए फायदेमंद नहीं होता, प्लांट की रूट इसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। थर्ड है कैपिलरी वाटर, यानी वाटर हेल्ड बाय कैपिलरी फोर्सेस, यानी कैपिलरी फोर्सेस के थ्रू जो वाटर हेल्ड होता है उसको कैपिलरी वाटर कहते हैं। ये सॉइल माइसीली हैं, इनके अंदर जो पाया जाता है इंटरसेलुलर स्पेस, उस स्पेस में जो वाटर फ्री फॉर्म में मौजूद रहता है, किसी तरह से केमिकली कंबाइंड नहीं होता, न किसी अट्रैक्शन के फलस्वरूप वो किसी के साथ जुड़ा रहता है, बल्कि फ्री फॉर्म में पाया जाता है, और प्लांट के द्वारा कैपिलरी एक्शन के फलस्वरूप प्लांट की रूट के द्वारा अवशोषित किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। प्लांट जो होते हैं इसी वाटर को काम में लेते हैं। नेक्स्ट है केमिकली कंबाइंड वाटर, यानी ऐसा वाटर जो सॉइल सरफेस के ऊपर केमिकली बाइंड रहता है, बॉन्ड्स के द्वारा बाइंड रहता है, तो उसको प्लांट की रूट काम में नहीं ले सकती, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना प्लांट के लिए प्लांट के द्वारा बॉन्ड का तोड़ना नहीं किया जा सकता, इसलिए ये पानी भी पौधों के द्वारा यूज में नहीं लिया जाता। नेक्स्ट फॉर्म है वाटर वेपर, यानी मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। अनकम्बाइंड वाटर एज मॉइस्चर इन सॉइल, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर रहता है वो प्लांट की रूट के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता, तो अल्टीमेटली कैपिलरी जो वाटर होता है जो सॉइल माइसीली की इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर प्लांट के लिए, यानी डिजोल्व मिनरल के साथ मौजूद रहता है, वो प्लांट के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब यहाँ आप देखते हो जी टोटल वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, यानी टोटल वाटर जो होता है रेनफॉल के थ्रू पॉन्ड्स में, लेक्स में, सभी जगह इकट्ठा होता है। अब जो पानी सॉइल के अंदर मौजूद हो, जैसे कौन सा, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, हाइग्रोस्कोपिक हो, कैपिलरी हो, कंबाइंड वाटर हो या वाटर वेपर हो, वो टोटल जो वाटर सॉइल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं होलार्ड। अब वह वाटर जो प्लांट के द्वारा अवशोषित किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्रेशार्ड या चेशार्ड, और प्लांट की रूट के द्वारा अब्जॉर्ब करने के पश्चात जो पानी सॉइल के अंदर मौजूद रहता है, रिमेनिंग रहता है, उसको हम बोलते हैं इकार्ड। यानी होलार्ड इज इक्वल टू क्या होता है, क्रेशार्ड प्लस इकार्ड,
यानी दोनों को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, होलार्ड। और कौन सा वाटर प्लांट के द्वारा अवशोषित किया जाता है, क्रेशार्ड। अब है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड की कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वाटर सोइल कैन होल्ड आफ्टर ग्रेविटेशनल ड्रेन ऑफ, यानी ग्रेविटेशनल ड्रेन ऑफ के पश्चात भी जो वाटर की अमाउंट सोइल के द्वारा होल्ड की जाती है उसको हम बोलते हैं फील्ड की कैपेसिटी, यानी फील्ड कैपेसिटी, या उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी जिसको हम कई बार कहते हैं, यानी सोइल की वाटर को होल्ड रखने की कैपेसिटी, उसको हम बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू कैपिलरी प्लस हाइग्रोस्कोपिक प्लस केमिकली कंबाइंड प्लस वाटर वेपर। अब है विल्टिंग कोफिशिएंट। क्या होता है, यानी परसेंटेज ऑफ वाटर लेफ्ट एट द टाइम व्हेन प्लांट परमानेंटली विल्ट। जब प्लांट पूर्ण रूप से विल्ट हो जाता है, मुरझा जाता है, तो उस टाइम वाटर की जो परसेंटेज रिमेन रहती है, बचती है, उसको हम बोलते हैं विल्टिंग कोफिशिएंट। नाउ वाटर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। यहाँ हम डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है, रूट का डायग्राम है, यानी रूट का एलएस है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन रूट का है, जिसके अंदर रूट की स्ट्रक्चर के बारे में इसमें बताया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं, सबसे पहले जब रूट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा तो यहाँ सबसे नीचे हम देख रहे हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। उसके जस्ट पीछे यहाँ पर एक क्वेश्चन जोन है, यानी यह लेस एक्टिव रीजन, यानी शांत क्षेत्र है। फिर उसके बाद है यहाँ पर ऐसा रीजन जहाँ पर सेल डिवीजन की मैक्सिमम रेट हो, जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन, यानी ऐसा रीजन जहाँ लगातार सेल डिवीजन जारी। इसका मतलब क्या है कि कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी करना इस रीजन का काम है। उसके बाद है यहाँ पर दूसरा, जहाँ पर सेल डिवीजन रुक गया है, और फर्स्ट यहाँ जैसे सेल डिवीजन रुका तो यहाँ पर कौन सा रीजन आ गया, सेल इलोंगेशन रीजन, इलोंगेशन जोन जिसको हम बोल देते हैं, जिसके कारण से रूट की लेंथ में बढ़ोतरी होती है। यहाँ से आप देख रहे हो ब्लू रीजन, यहाँ से कुछ नई चीज यहाँ पर स्टार्ट हुई। फर्स्ट CO2 एलिमेंट बिगेन टू, यहाँ पर धीरे धीरे टिश्यूज का डिफ्रेंशिएशन शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ तो सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ सेल्स का इलोंगेशन हो रहा है, तो यहाँ पर धीरे धीरे टिश्यू डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर मैक्सिमम रेट होती है सेल इलोंगेशन की। उसके बाद यहाँ CO एलिमेंट के डिफ्रेंशिएशन के पश्चात यहाँ आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट वेसल एलिमेंट बिगेन टू, यानी यहाँ पर जाइलम की वेसल का फॉर्मेशन शुरू हो गया है। फिर यहाँ पर एंडोडर्मल सेल बन गई है। फिर यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ यंग थी तो यहाँ मैच्योर वेसल एलिमेंट हो गई। ये रूट हेयर्स आप देख रहे हो, आउटग्रोथ ऑफ द एपिडर्मिस, और यहाँ पर एमर्जिंग लेटरल रूट, यानी यहाँ लेटरल रूट निकल रही है, और ये बाहर एपिडर्मिस है, इसके जस्ट नीचे कोर्टेक्स की लेयर्स हैं, और उसके बाद एंडोडर्मिस जैसे कि अभी आपने देखा, उसके बाद पेरिसाइकल है, फिर फ्लोएम है, और फिर जाइलम। यानी ये लेटरल रूट प्रिमोर्डिया हैं, यानी साइड में जो रूट्स निकल जाती हैं लेटरल रूट्स, उनकी प्रिमोर्डिया हैं ये। तो यहाँ हम जब रूट के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के हिसाब से हम उसको देखें तो सबसे पहले रूट कैप, उसके बाद क्वेश्चन जोन, उसके बाद जोन ऑफ सेल डिवीजन, या जिसको हम कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं इस रीजन में, और वो लगातार डिवाइड होती रहती हैं, जिसके कारण से नई सेल्स रूट कैप में ऐड होती रहती हैं और मेन पार्ट रूट का मेन पार्ट बनाती है। इसके कारण से ही रूट क्या होती है, लगातार बढ़ोतरी करती रहती है। और ये रीजन बहुत ही सॉफ्ट होने के कारण से इसके ऊपर क्या पाया जाता है, इसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, जिसको बोलते हैं रूट कैप। उसके बाद दूसरा है इलोंगेशन जोन, यानी जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। सेल फॉर्म्ड इन दिस मेरिस्टेमेटिक रीजन बिकम, यहाँ जो सेल्स बनी थी वो लंबी होने लग जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद ये है जोन ऑफ मेच्योरेशन, यानी रूट हेयर जोन, जहाँ पर सेल्स मेच्योर होना शुरू हो गई हैं और रूट हेयर्स का फॉर्मेशन यानी एपिडर्मल आउटग्रोथ जहाँ पर बननी शुरू हो गई हैं, उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ मेच्योरेशन या एंड रूट हेयर जोन। स्पेशलाइज्ड हो गई हैं यहाँ पर सेल्स,
स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए। कुछ सेल टेक पार्ट इन स्ट्रक्चरल फीचर्स इनेबल्स देम टू कंडक्ट वाटर, यहाँ कंडक्ट वाटर कंडक्शन का काम कर रही हैं। कुछ सेल्स यहाँ पर स्पेशलाइज्ड होकर फूड का कंडक्शन का काम कर रही हैं और कुछ अदर स्पेशलाइज्ड होकर फूड के स्टोरेज का भी काम करती हैं। रूट हेयर डेवलप इन द यंगर पार्ट ऑफ द मैच्योरेशन जोन एज फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द एपिब्लेमा सेल। यहाँ पर ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन आप देख रहे हो, रूट हेयर्स फिंगर लाइक एक्सटेंशन हैं, यानी ये किससे निकलते हैं? जब हम एनाटॉमिकली रूट की स्ट्रक्चर देखें तो ये एपिडर्मिस है, ये कोर्टेक्स है, फिर उसके बाद यहाँ पर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है और यहाँ पर कैम्बियम होती है जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ऐसी स्थिति में जो रूट हेयर्स निकल रहे हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं? एपिडर्मल आउटग्रोथ, और रूट की एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहते हैं। तो एपिब्लेमा एक्सटेंशंस इनको हम कह देते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है रूट का। नाउ सॉइल टेक्सचर इन रिलेशन टू वाटर एब्जॉर्प्शन। सॉइल का टेक्सचर क्या है? सॉइल का टेक्सचर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सॉइल पार्टिकल्स की साइज पर और ओरिजिन पर। सॉइल पार्टिकल्स की साइज जो है उसके बेस पर हम सॉइल को कैटेगराइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डायमीटर। द सॉइल पार्टिकल्स को ग्रेवल, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट, क्ले और लूमी भी कह देते हैं। यहाँ पर ग्रेवल यानी ऐसी सॉइल जिसमें पार्टिकल्स की साइज काफ़ी बड़ी होती है, जो प्लांट की रूट के द्वारा काम में नहीं ली जाती है, यहाँ पर प्लांट ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं। फिर उसके बाद कोर्स सैंड यानी मोटी जो बालू मिट्टी होती है जिसके पार्टिकल्स की साइज 2 यानी 0.2 to 2 mm उसका डायमीटर होता है, और ये भी इनके सॉइल पार्टिकल्स की साइज बड़ी होने के कारण से इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए प्लांट के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती, यानी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी इनकी बहुत कम होती है। फिर फाइन सैंड 0.2 to 0.02 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक इनका डायमीटर है तो उसको हम बोलते हैं फाइन सैंड, यानी सॉइल के पार्टिकल्स की साइज छोटी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सिल्ट की, जिसका डायमीटर जो होता है 0.002 mm से 0.02 mm। तो वो जो सॉइल है वो उसके पार्टिकल्स की साइज फाइन सैंड की तुलना में और छोटी होती है। फिर क्ले बिलो 0.002 mm। यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार की सॉइल्स की बात की है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मल आउटग्रोथ है। यहाँ पर आप रूट हेयर की स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जिसमें यहाँ बाहर की तरफ सॉइल पार्टिकल्स हैं। जो अभी हम बात करें साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की सॉइल हो सकती है, ये कोर्टिकल रीजन है। और यहाँ रूट हेयर के अंदर आपको वैक्यूल दिखाई दे रही है और उसके अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स आप देख रहे हो जो किस प्रकार से रूट हेयर को कवर किए हुए हैं। अब सैंडी सॉइल, सॉइल जो होती है वेरी रिच इन सैंड पार्टिकल्स। सैंड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बड़े बड़े साइज के सैंड पार्टिकल होने के कारण से वेल एरेटेड होती है, लेकिन वेल एरेटेड तो होती है लेकिन इंटरसेलुलर स्पेसेस की साइज बड़ी होने के कारण से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है उनकी बहुत कम होती है। इसलिए प्लांट के लिए ज़्यादा फायदेमंद, क्योंकि नॉट गुड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इनका पानी जो है वो जल्दी से क्या हो जाता है, मतलब हवा के द्वारा उड़ जाएगा या फिर इसमें डीप लेयर्स में चला जाता है। दूसरी है इसके अंदर हमें बात की थी सिल्ट की। सिल्ट की साइज सैंड की तुलना में छोटी होती है और इसका जो डायमीटर अभी मैंने आपको बताया 0.002 to 0.02 होता है और इसके ये प्लांट के लिए सैंडी सॉइल की तुलना में ज़्यादा उपयुक्त होती है। अब उसके बाद है क्लेली सॉइल। क्ले सॉइल जिसको कहते हैं, पार्टिकल्स की साइज स्मॉलेस्ट होती है। यहाँ पर लेकिन पार्टिकल्स की साइज स्मॉल होने के बाद क्या होती है, सॉइल के अंदर पार्टिकल्स के अंदर एयर स्पेसेस, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होते हैं तो एयर स्पेसेस कम होते हैं, तो सॉइल जो है पुअरली एरेटेड होती है
और सॉइल ऑफन बिकम वाटरलॉग्ड, यानी जनरली वाटरलॉग्ड हो जाती है। सॉइल पार्टिकल्स की साइज छोटी होने के कारण से इंटरसेलुलर स्पेसेस की संख्या ज़्यादा होगी और ज़्यादा होने के कारण से वाटर को होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन वाटर कई बार क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा होल्ड होने के कारण से एयर उसके अंदर एयर स्पेसेस नहीं रह पाते, जिसके कारण से प्लांट की रूट रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी और सोइल के वाटरलॉग्ड कंडीशन पैदा हो जाती है और सोइल के अंदर वाटर होने के बावजूद भी वो क्या उसके अंदर पानी की कमी महसूस होगी, यानी प्लांट मुरझा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसी सोइल को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकली ड्राई सोइल। दूसरी होती है कि फिजिकल ड्राई सोइल, यानी जहाँ पर जैसे कि सैंड सोइल की हम बात करें, सैंडी सोइल, जहाँ पर पानी बचा ही नहीं है तो प्लांट क्या हो जाएगा, सूख जाएगा बिना पानी के। तो वो ऐसी सोइल जिसमें पानी मौजूद ही नहीं है उसको हम बोलते हैं फिजिकली ड्राई। और ऐसी सोइल जिसमें पानी मौजूद है उसके पश्चात भी प्लांट क्या हो रहा है, ड्राई, प्लांट मुरझा रहा है, विल्ट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकली ड्राई सोइल। तीसरा है लूमी सोइल। सच सोइल्स कंटेन ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट जो सोइल होती है वो होती है लूमी सोइल, जिसमें प्रॉपर एरेशन भी होता है और जिसमें प्रॉपर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है। ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट साइज सोइल पार्टिकल्स, they are sufficiently aerated, have good water holding capacity, therefore they are very good for water absorption and growth. अब जो लूम सोइल है जिसमें प्रोपोर्शन ऑफ सैंड इज स्लाइटली हायर, यानी अगर सैंड उसमें ज़्यादा है, क्ले में सैंड अगर थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है तो ऐसी स्थिति में हम उसको कहेंगे सैंडी लूम। वाइल ए लूम सोइल इन विच क्ले पार्टिकल्स प्रीडोमिनेंट कॉल्ड क्लेली सोइल। अगर उसमें क्ले ज़्यादा है तो अब उसको क्लेली लूम बोल देते हैं, अगर उसमें सैंड ज़्यादा है तो उसको सैंडी लूम कह देते हैं। नाउ बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर के अब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है। हायर प्लांट में वाटर जो है रूट हेयर्स के थ्रू क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि सोइल वाटर और रूट हेयर जोन ही आपस में संपर्क रहते हैं और जो रूट हेयर जोन होता है वो किसके बिहाइंड होता है, रूट टिप के। रूट हेयर्स कैसे होते हैं, ट्यूबुलर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अभी अपन ने देखा था सेल की एपिडर्मल लेयर से जो निकले रहते हैं और एपिडर्मिस जो कि रूट हेयर्स को ग्रहण करती है, कई बार उसको पीली फेरस लेयर भी बोल देते हैं रूट्स के अंदर। तो अभी वॉल ऑफ रूट हेयर्स आर परमिएबल और कंसिस्ट ऑफ पैक्टिक सब्सटेंस एंड सेलुलोज उसके अंदर पाया जाता है, जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं नेचर में। तो रूट हेयर के अंदर वैक्यूल भी होती है जो कि सेल शेप पे पूर्ण रूप से भरी हुई रहती है। जब रूट इलोंगेट होती है, जैसे जैसे रूट लंबी होती जाती है तो रूट ओल्ड हेयर्स जो होते हैं कुछ समय पश्चात खत्म होते चले जाते हैं और नए हेयर्स उसकी जगह डेवलप होते रहते हैं, जिसके कारण से फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर सोइल के अंदर प्लांट को सोइल से मिलती रहती है। फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टू थ्योरीज हैव बीन प्रोपोज्ड। दो थ्योरी हैं उसमें। फर्स्ट है एक्टिव प्रोसेस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वाटर का कंजप्शन है, जब वाटर का अब्जॉर्प्शन है वो एनर्जी की कंजप्शन से होता है, जबकि दूसरी थ्योरी जिसमें कि पैसिव प्रोसेस के थ्रू वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें किसी प्रकार की एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता और पैसिव प्रोसेस में किसी लिविंग सेल की आवश्यकता नहीं होती। रूट सिर्फ एक पैसेज यानी एक मार्ग की तरह से काम करती हैं, रूट का कोई एक्टिव रोल नहीं होता। जबकि एक्टिव प्रोसेस में रूट की सेल्स ही हेल्पफुल होती हैं। नाउ एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी फर्स्ट है एक्टिव अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, रूट सेल्स प्ले एक्टिव रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिलीज्ड थ्रू रेस्पिरेशन इज कंज्यूम्ड। रेस्पिरेशन से जो मेटाबॉलिक एनर्जी होती है वो पैदा होती है, वो इसमें काम में ली जाती है। इसमें भी एक्टिव अब्जॉर्प्शन के भी दो तरीके हैं। फर्स्ट है ऑस्मोटिक अब्जॉर्प्शन, जब वाटर
सोयल से रूट के थ्रू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, यानी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अनुसार अगर वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक अब्जॉर्प्शन, जिसमें किसी प्रकार की एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता। नॉन ऑस्मोटिक अब्जॉर्प्शन जो होता है जब वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जो होता है वो अब्जॉर्ब किया जाता है, तब उसको हम बोलते हैं नॉन ऑस्मोटिक अब्जॉर्प्शन। नाउ सेकंड है पैसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन होता है ये, यानी इसमें रूट का पैसिव रोल होता है जबकि सूट का एक्टिव रोल होता है, जिसमें मुख्य रूप से पत्तियां और सूट सिस्टम इसमें काम में आते हैं। नाउ ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन। वाटर मूव्स फ्रॉम सॉइल टू रूट ड्यू टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग इसका मूवमेंट होता है, जिसमें रूट हेयर जो होते हैं उसमें आपको पता है कि बहुत बड़ी वैक्यूल होती है जिसके अंदर शेप भरा रहता है। उस शेप में विभिन्न प्रकार के मिनरल, साल्ट इत्यादि भरे रहते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है और सोल्यूट की अमाउंट जहाँ होगी वहाँ पर क्या होगा, डीपीडी भी हाई होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था डीपीडी के बारे में। रूट हेयर की वॉल जो होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है, यानी उसमें सेलुलोज इत्यादि, पैक्टिन इत्यादि पाए जाते हैं, जिसके कारण से वो सोइल वाटर को कैपिलरी एक्शन के थ्रू अब्जॉर्ब करती रहती है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी जो होता है वो सेल शेप का हायर होगा, यानी 3 से 8 एटमॉस्फेरिक है। अब उसके बाद हायर देन कैपिलरी वाटर की तुलना में वो हाई होता है। इसका मतलब ओपी हाई है तो यहाँ डीपीडी भी हाई है, और वाटर का मोमेंट हमेशा लो डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर होता है। और वाटर पोटेंशियल के बारे में अगर हम बात करते हैं, हमेशा वाटर पोटेंशियल हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मोटर का मोमेंट होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 3 से 8 एटमॉस्फेरिक हायर है, जबकि कैपिलरी वाटर है वो 1 एटमॉस्फेरिक है। इसका मतलब क्या होगा कि रूट हेयर हैव हायर डीपीडी एंड ओपी, और हायर डीपीडी और ओपी है तो क्या होगा कि सेल नाउ डीपीडी ऑफ रूट हेयर बिकम लो देन कोर्टिक। अब उसके बाद जैसे ही वाटर इंटर करेगा रूट हेयर के अंदर तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, वहाँ का डीपीडी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा रूट हेयर के अंदर। और कोर्टिकल सेल हैं, वहाँ पर पानी की कमी है तो वहाँ डीपीडी हाई हो जाएगा। इसके बाद पुनः यानी रूट हेयर से कोर्टिकल सेल्स में वाटर का मूवमेंट होगा। इस प्रकार से लगातार लो डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर वाटर का मूवमेंट होता रहेगा, और हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर का मूवमेंट होते हुए अल्टीमेटली ये वाटर जो है वो जाइलम वेसल्स के अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल सॉल्यूशन से रूट हेयर से कोर्टेक्स, कोर्टिकल सेल्स जो होती हैं जिसमें, फिर उसके बाद है एंडोडर्मिस, उसके बाद है जाइलम, और जाइलम के थ्रू रूट के जाइलम से स्टेम के जाइलम में, और स्टेम के जाइलम से लीफ के जाइलम में वाटर प्रवेश कर जाता है। When water enter into xylem from pericycle, a pressure is developed in the xylem of roots. जैसे ही वाटर जो है जाइलम पेरिसाइकिल से होता है फिर जाइलम में प्रवेश करता है, तो उसके कारण से पानी की एंट्री के कारण से जाइलम में एक प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर को हम बोलते हैं रूट प्रेशर आरपी, जिसकी खोज सबसे पहले प्रिस्टले ने, स्टीफन हाल्स ने की थी। सेकंड है एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग भी नहीं हो तब भी वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, यानी समटाइम्स ये भी ऑब्जर्व किया है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इवन व्हेन ओपी ऑफ सॉइल इज हायर देन ओपी ऑफ सेल शेप। दिस टाइप ऑफ अब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड नॉन ऑस्मोटिक और अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट रिक्वायर्ड। अब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। यानी ऐसा अगर सॉइल के अंदर वाटर की अमाउंट कम भी है तब भी प्लांट वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे, और तब कैसे करेंगे, नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन में, जिसमें एक्टिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर एनर्जी काम में आती है। इस एनर्जी जो होती है इसका उत्पत्ति किसके कारण से होती है, रेस्पिरेशन के कारण से होती है। इसी कारण से
ये एविडेंस जो है, फॉलोइंग एविडेंस सपोर्ट दिस व्यू, द फैक्टर विच इनहिबिट रेस्पिरेशन आल्सो डिक्रीज वाटर अब्जॉर्प्शन, यानी ऐसे फैक्टर्स जो रेस्पिरेशन को इनहिबिट करते हैं वाटर अब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज कर देते हैं। दूसरा, जैसे कुछ पॉइजन होते हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी रूट्स की कम कर देते हैं, वो भी वाटर अब्जॉर्प्शन को रिटार्ड करते हैं। इसका मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। तीसरा है ऑक्सिन यानी ग्रोथ हार्मोन जिसको कहते हैं, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल्स की स्टिमुलेट करता है, तो उसके कारण से वाटर का अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन। पैसिव अब्जॉर्प्शन कब होता है? जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जनरली हाई होती है, यानी पैसिव अब्जॉर्प्शन में अभी हमने बात की थी कि पैसिवली रूट का पैसिव रोल होता है जबकि सूट सिस्टम का एक्टिव रोल होता है। जहाँ पर रूट का कोई काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो एक मार्ग यानी पैसेज के रूप में काम में आती है। इसके कारण जैसे रैपिड एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन क्रिएट ए टेंशन इन वाटर इन जाइलम ऑफ लीफ। अब जैसे जैसे ही ट्रांसपिरेशन होगा तो लीफ के स्टोमेटा के थ्रू वाटर का बाहर की तरफ मूवमेंट होगा, जिसके कारण से लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स में टेंशन क्रिएट होगा। उसके कारण से फिर उसके बाद वो टेंशन ट्रांसमिट होता हुआ लीफ के जाइलम में जाएगा, लीफ के जाइलम से ये स्टेम के जाइलम में जाएगा, उसके बाद रूट में, और जब उसके बाद यहाँ तक अपवर्ड उसके वजह से वो टेंशन क्रिएट हुआ, उसके कारण से लगातार लोअर पोर्शन से वाटर का अपर पोर्शन की तरफ मूवमेंट होगा। एज ए रिजल्ट सोयल वाटर इंटर इनटू कोर्टिकल सेल थ्रू रूट हेयर्स टू रीच द जाइलम of the root to maintain the supply of water. The force for this entry of water is created in leaves due to rapid transpiration and hence root cell remain passive during this process. क्योंकि रोल किसका है? स्टेम का ही है, यानी सूट का ही है, लीफ का ही है। During absorption of water by roots, the flow of water from epidermis to endodermis may take place through 3 different pathway. यानी चाहे वो एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन हो, अल्टीमेटली रूट के थ्रू ही वाटर मूव करेगा, जिसमें वाटर के मूवमेंट के 3 पाथवे इसमें हम देख रहे हैं। फर्स्ट पाथवे है एपोप्लास्टिक पाथवे, यानी जहाँ पर प्लांट के डेड टिश्यूज या पार्ट्स या प्लेस काम में आते हैं, जैसे सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। सेकंड है ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे, या जिसके जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होता है? क्रॉसिंग दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम यहाँ पर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लोअर मतलब अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म के थ्रू, अगर साइटोप्लाज्म के थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे, यानी थ्रो प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये वाली टीएस ऑफ रूट है, और यहाँ पर ये रूट हेयर्स आप देख रहे हो, ये रूट का डायग्राम है, जिसमें यहाँ रूट हेयर से या जो डायग्राम हम देखते हैं वो ये वाला पोर्शन, इसमें इसने हाफ पोर्शन इसका दिखाया हुआ है। यहाँ पर यह आप देख सकते हो कि ये एंडोडर्मल सेल्स हैं। एंडोडर्मल सेल ऐसी एंडोडर्मल सेल्स जो किसको पेरिसाइकिल के अंदर की साइड में पाई जाती हैं, उन पे मिलती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, यानी कैस्पेरिन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, और इसके आधार पर इनको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं, यानी डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। अब ये एंडोडर्मल सेल्स हैं, ये पाथवे अलोंग एपोप्लास्ट यानी सेल वॉल के थ्रू वाटर का मूवमेंट अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है? इस जाइलम के अंदर जा रहा है। इधर पाथवे थ्रू सिम्प्लास्ट यानी किसके द्वारा? साइटोप्लाज्म के थ्रू, यानी पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, या जिसको कह सकते हैं थ्रो सेल मेम्ब्रेन। यहाँ इस रूट का वॉल डायग्राम आप देख सकते हो, जिसके अंदर ये इधर से हम देखते हैं तो ये रूट हेयर है, ये इसके अंदर पाई जाने वाली वैक्यूल है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसको आप एपिडर्मिस कहते हैं, ये एपिडर्मिस है, इसकी अपर मोस्ट कवरिंग। यहाँ इसके अंदर सेल, एक सेल का डायग्राम दिखाया हुआ है इसने, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके बाद ये एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स के इनर साइड में एंडोडर्मिस,
और यहाँ पर ये पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के जस्ट अंदर की तरफ वस्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ एपिडर्मिस ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये इनर मोस्ट कवरिंग एंडोडर्मिस, और ये है वस्कुलर सिलेंडर, ये कोर्टेक्स। इसमें रूट हेयर के थ्रू वाटर की यहाँ पर एंट्री हुई, और यहाँ से एंटर करता वाटर किससे हुआ? रूट हेयर के सेल वॉल से होता हुआ यहाँ पर, यानी डेड पार्ट से कहाँ जा रहा है? यहाँ से प्रत्येक सेल की, या इस सेल से यहाँ जाएगा, इसके अंदर एंटर किया, बाकी फिर यहाँ से होता हुआ अल्टीमेटली सेल वॉल से होता हुआ ही किसके अंदर पहुँच जाएगा? जाइलम के अंदर पहुँच जाता है, जाइलम की वेसल्स के अंदर। तो उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं? एपोप्लास्टिक पाथवे, यानी एपोप्लास्टिक रूट। दूसरा है सिम्प्लास्टिक पाथवे। यहाँ से वाटर की एंट्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन या पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, यहाँ से प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से होता हुआ ये वाटर कहाँ पहुँच जाता है? जाइलम एलिमेंट्स के पास, यानी वेसल के पास पहुँच जाता है। तो उसको हम बोलते हैं क्या? सिम्प्लास्टिक पाथवे। उसको कौन सा पाथवे बोल देते हैं? सिम्प्लास्टिक पाथवे, जो कि डायग्राम में आप देख ही रहे हो। जो अल्टीमेटली जो पाथवे जो होता है उसमें कहाँ से कहाँ तक होगा? थ्रू रूट हेयर, रूट हेयर से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कोर्टेक्स, कोर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल से जाइलम। अब उसके बाद हम एक्टिव और पैसिव मेथड के बारे में पढ़े, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है? अक्कर ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स, यानी डायरेक्ट रोल किसका है? रूट का और रूट हेयर्स का। पैसिव प्रोसेस में अक्कर ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ शूट एंड लीव्स। यहाँ पर रूट का रोल नहीं बल्कि किसका है? शूट सिस्टम का है, यानी शूट और स्टेम एंड लीव्स का है। दूसरा अब्जॉर्प्शन अक्कर ड्यू टू ऑस्मोटिक एंड नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेस, दोनों के द्वारा होता है, ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिकली भी हो सकता है, नॉन ऑस्मोटिक। यहाँ पर किसके कारण से होगा? अब्जॉर्प्शन अक्कर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन के कारण से जो वाटर लॉस होगा, उसके कारण से जो नेगेटिव टेंशन क्रिएट होगा, उसके कारण से वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा। थर्ड है द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन डीपीडी। यहाँ पर हमने बात की थी बार बार डीपी, ओपी, यानी फिजिकल फोर्सेस के ऊपर अब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो डिपेंड करती है। यहाँ पर रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के ऊपर अब्जॉर्प्शन की रेट डिपेंड करती है। यह जनरली क्या दिखाता है? सिम्प्लास्टिक पाथवे, यानी लिविंग सेल्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ पर क्या? शोपोप्लास्टिक पाथवे, यानी जनरली सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू इसका क्या होगा? ट्रांसलोकेशन होता है। किसके थ्रू? सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू। नाउ इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसमें एनर्जी का भी एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पर एनर्जी का कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता, क्योंकि एनर्जी किसके थ्रू बन गई? ट्रांसपिरेशन पुल के कारण से इसमें आ जाती है। यहाँ पर एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन होता है, तो इसमें जैसे जाइलम के अंदर वाटर इंटर करता है तो उसके कारण से रूट प्रेशर क्रिएट होता है, यानी एक पॉजिटिव प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है। जबकि यहाँ पर जाइलम रस्ट के अंदर, यानी लीफ के अंदर एक नेगेटिव टेंशन क्रिएट हुआ है। हमने अभी बोला नेगेटिव टेंशन वहाँ क्रिएट होता है। वाटर जब ट्रांसपिरेशन के कारण से उसकी लॉस हो जाता है तो उसके कारण से एक नेगेटिव फोर्स पैदा होगा। इसके यहाँ पर जब हम किसी भी तने को काटते हैं, हर्बेसियस स्टेम को हम काटते हैं, तो उसके कारण से यानी प्रेशर जब क्रिएट हुआ था उसके कारण से ब्लीडिंग, यानी उस कट पोर्शन पर वाटर की ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देती हैं। यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि किसके कारण से होता है? ट्रांसपिरेशन के कारण से होता है। और एक्टिव प्रोसेस जो होता है जनरली फेवरेबल कंडीशन में होता है, जबकि पैसिव प्रोसेस हमेशा होता रहता है। और इस पे एक्टिव प्रोसेस पर किसी प्रकार की मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि पैसिव प्रोसेस पर मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स जो होते हैं इसकी रेट को कम कर देते हैं। और इसका मतलब ये प्रदर्शित करता है कि एक्टिव प्रोसेस में रेस्पिरेशन रेट और अवशोषण रेट के बीच में
सीधा संबंध होता है, जबकि निष्क्रिय अवशोषण में शोषण दर से इसका कोई संबंध नहीं होता। किस पे डिपेंड करता है? ट्रांसपिरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ कुछ अदर मेथड ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन भी हम देख लेते हैं। जैसे कुछ एपीफाइट्स हैं, जैसे ऑर्किड्स के अंदर है एरियल एडवेंटेटियस रूट्स पाई जाती हैं जो कि वाटर को ऑब्जर्व कर लेती हैं, इवन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को भी ऑब्जर्व कर लेती हैं। ऐसे स्पेशल वाटर ऑब्जॉर्बिंग टिश्यू जो होते हैं वो कोर्टेक्स ऑब्सस रूट्स के चारों तरफ पाए जाते हैं। जैसा कि आप रूट के डायग्राम में आप देख सकते हो, इसको वेलामेन टिश्यू बोलते हैं, इसको वाटर ऑब्जॉर्बिंग टिश्यू भी बोल देते हैं। जो कि एपिडर्मिस जहाँ होनी चाहिए उसको हम बोलते हैं एक्सोडर्मिस, और उसके नीचे कोर्टेक्स है ही सामान्य रूट की तरह, या एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, फिर जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पर जो वेलामेन है इसमें थिन वॉल्ड पेनकैमेटस सेल्स होती हैं जो मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेती हैं और उसके बाद इसको किस में ट्रांसफर कर देती हैं? रूट जाइलम के अंदर थ्रो एक्सोडर्मिस। ये एक्सोडर्मिस आप देख रहे हो, यहाँ से ऑब्जर्व किया, इसमें हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स पाए जाते हैं और अल्टीमेटली किसके पास? एक्सोडर्मिस से होता हुआ अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाता है? जाइलम एलिमेंट के पास पहुँच जाता है। उसके अलावा इसमें ये सेल्स जो होती हैं वेलामिन की, ये रंगहीन होती हैं और ट्रांसपेरेंट होती हैं और परफोरेटेड होती हैं, जिसके कारण से इनमें कैसे होता है? वाटर का अब्जॉर्प्शन इम्बिबिशन के कारण से होता है। इसके अलावा जैसे कुछ वृक्षों की जो रूट हेयर्स जो होते हैं उसमें फंगल हाइफी पाए जाते हैं, उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। तो वहाँ पर वाटर का अब्जॉर्प्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? माइकोराइजा के द्वारा होता है। कुछ प्लांट्स, कुछ पौधों में जैसे वाटर सेचुरेटेड इन्वायरमेंट में होते हैं तो वहाँ पर एपीफाइट्स प्लांट्स में जल का अवशोषण उसकी क्यूटिकल भी कर लेती है। कुछ प्लांट जो होते हैं जैसे कि एपीफाइट्स हैं, जीरोफाइट्स हैं, उनमें हाइग्रोस्कोपिक हेयर्स भी पाए जाते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, और वो हाइग्रोस्कोपिक हेयर्स भी इन्वायरमेंट के मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं? अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के माइकोराइजा है, वेलामन है, उसके अलावा उसमें कुछ की क्यूटिकल है, कुछ के अंदर हाइग्रोस्कोपिक हेयर्स हैं, ये भी मोड ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन की तरह से काम करते हैं। अ फैक्टर अफेक्टिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब एक्सटर्नली फैक्टर्स की जब हम बात करें तो अवेलेबल सॉइल वाटर कितना है। जल जो का अवशोषण है वो किस पे डिपेंड करता है? कि सॉइल के अंदर वाटर कितना है उस पर डिपेंड करता है। जब सॉइल जल की मात्रा जो होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बढ़ाने पर, अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की ज़्यादा होगी तो अवशोषण की दर भी बढ़ जाएगी। इससे क्या हो जाता है? इसके अलावा सॉइल के अंदर वाटर कितना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कितनी है, सॉइल का टाइप क्या है, इन सब पर ये डिपेंड करता है। उसके अलावा अदर फॉर्म ऑफ वाटर जैसे सॉइल के अंदर हाइग्रोस्कोपिक वाटर, केमिकल कंबाइंड वाटर, ये जो कि प्लांट को अवेलेबल नहीं होते, इनका भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और अगर इंक्रीज अमाउंट हो जाती है सॉइल के अंदर, यानी क्या हो जाती है वहाँ पर अगर वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाती है तो पुअर एरेशन के कारण से, यानी रिटार्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी रूट सेल में होंगी, रेस्पिरेशन होगा, जिसके कारण से क्या होगा? सॉइल फिजियोलॉजिकली ड्राई हो जाती है, यानी वाटर अब्जॉर्प्शन एडवर्सली अफेक्ट होता है। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। सॉइल के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, यानी सॉइल सॉल्यूशन और रूट हेयर के अभी हमने बात की थी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डीपीटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंक्रीज कंसंट्रेशन होगी सॉइल सॉल्यूशन की, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? मोर साल्ट होते हैं सॉइल में, तो इसके कारण से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अगर ओपी ऑफ सॉइल सॉल्यूशन विल बिकम हायर देन ओपी ऑफ सेल शेप in root cells, the water absorption, particularly the osmotic absorption of water, will be greatly suppressed. Therefore, absorption of water is poor in alkaline soil and marshes. वहाँ पर वाटर का absorption इसी की वजह से क्या होता है? कम होता है। उसके अलावा सॉइल एयर, सॉइल का एरेशन क्या है? सॉइल के अंदर एरेशन है, एयर है कि नहीं, वो भी जल अवशोषण की दर को प्रभावित करता है। अब रूट की ग्रोथ के लिए तथा उसके साथ साथ उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम एयर का यानी O2 का होना बहुत ज़रूरी है।
अगर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और O2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, O2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो इसके कारण से वाटर के एब्जॉर्प्शन जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होता है, क्योंकि O2 नहीं होने के कारण से रेस्पिरेशन की रेट डिक्रीज हो जाएगी और CO2 की उच्च सांद्रता जब होगी तो इसके कारण से प्रोटोप्लाज्म की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी घट जाएगी, जिसके कारण से जल अवशोषण की जो रेट है वो कम हो जाएगी। अब इसी के अलावा अगर जल में की अधिकता सोयल में अगर वाटर की मात्रा ज़्यादा है तो जो एयर स्पेसेस हैं वो वाटर से फिलअप हो जाएंगे, जिसके कारण से वाटर लॉग सोयल बन जाएगी और वो सोयल पानी होते हुए फिजियोलॉजिकली ड्राई हो जाएगी। नाउ सोयल टेम्परेचर, यानी अगर सोयल टेम्परेचर को हम जो कि 30 डिग्री होना चाहिए, ऑप्टिमम 30 डिग्री मानकर चलें, तो वहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। उससे ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इसके बाद जो पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, जिसके कारण से वाटर एब्जॉर्प्शन एडवर्सली इफेक्टेड होगा। लो टेम्परेचर पर वाटर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है और 0 डिग्री पर टोटली चेक्ड हो जाता है। इसके कारण क्या है कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड प्रोटोप्लाज्म इज इंक्रीज्ड। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगी, वाटर की विस्कोसिटी और प्रोटोप्लाज्म की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी घट जाएगी, रूट सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएंगी और रूट की ग्रोथ और इलोंगेशन भी रुक जाएगा। इसके अलावा जो मुख्य रूप से जो अन्य फैक्टर जो प्रभावित कर रहे हैं वो ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन अगर ज़्यादा होगा, जिसके कारण से अभी हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में बात की थी कि वहाँ पर सूट सिस्टम के अंदर जो फिजिकल फोर्स पैदा होते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल जो पैदा हो, उसके कारण से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ट्रांसपिरेशन अगर ज़्यादा होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा और ट्रांसपिरेशन की रेट कम होगी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। इसके अलावा प्लांट के खुद के फैक्टर भी वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। रूट कैसी है, रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड है तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। रूट सिस्टम एक्सटेंशन कितना है, रूट का क्षेत्रफल कितना है, वो कैपिलरी वाटर के कितने संपर्क में रहती है, ये सारी चीज़ें वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करेंगी। उसके अलावा रूट ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म जो है वो भी इसके लिए मेन फैक्टर है। यानी जनरली क्या होता है, रूट हेयर्स जो होते हैं उनका जीवन जो होता है वो शॉर्ट होता है, बात ही 6 से 7 दिन का। उसके बाद कुछ नए रूट हेयर्स बनते रहते हैं और जल के संपर्क में आकर जल का अवशोषण करते रहते हैं, तो इससे लगातार रूट की वृद्धि होती रहती है। लेकिन अगर रूट हेयर्स ओल्ड हो जाएं और नए रूट हेयर्स का फॉर्मेशन नहीं हो तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी और वाटर का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। इसके अलावा वाटर एब्जॉर्प्शन का सीधा इफेक्ट प्लांट के अंदर पाए जाने वाले वस्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी जाइलम पर भी डिपेंड करता है। जाइलम वेल डेवलप्ड होगा, जैसे हायर प्लांट्स में हम बात करते हैं तो जाइलम का डेवलपमेंट कहाँ, टेरिडोफाइटा से शुरू हुआ, तो उससे पहले जाइलम वस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। तो जितना ज़्यादा जाइलम वेल डेवलप्ड होगा उतना ही वाटर का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने वाटर एब्जॉर्प्शन और के मैकेनिज्म और वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में विस्तार से पढ़ा। थैंक यू।